अभी तक क्लास शायद नहीं आया है। नहीं, ऋषभ तो क्लास आ गया। कौन गायब है अभी? अर्पित गायब है। अर्पित के अलावा कौन बाकी रह गया? श्रुति श्रेया आ चुकी है, अश्मिता गायब है। चलो ठीक है। जिसको डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में अगर कोई डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज 1 में किसी को? तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 में कोई डाउट है? 11, 12, 13? Sir, 14. Question number 14. What will happen when Br2CCl4 reacts with cis-bute2ene and trans-bute2ene? ये ऑल्दो मैंने शायद लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, जहां तो मेरे को ध्यान है। ये लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलो एक काम करते हैं, साइड में एक्सप्लेन कर देते हैं। cis-2-butene एंड trans-2-butene की अगर बात करें हम लोग, तो cis वाले पार्ट में तुमको बस ये सवाल का जवाब देना है, सिमेट्रिकल अल्कीन है अनसिमेट्रिकल है? पहला पार्ट सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? Symmetrical है। सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं, मतलब हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं केवल। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन, तो जब हम लोग सिस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकल अगर अल्कीन है और अगर हम लोग सिस मॉलिक्यूल में एंटी एडिशन कराएंगे, क्योंकि ब्रोमीन का एडिशन इज एंटी एडिशन रिएक्शन, तो उस केस में हम लोग को रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन मिलेगा। जैसा मैंने लास्ट क्लास में एक छोटा सा ट्रिक बताया था, सिस में एंटी एडिशन कराने पे रेसमिक मिक्सचर मिलेगा और ट्रांस में एंटी एडिशन कराने पे मीजो कंपाउंड मिलेगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो सिमेट्रिकल ऐसा सोच सकते हैं, बट स्टिल अगर मान लो जैसे सवाल में बोला व्हाट विल हैपन व्हेन Br2 रिएक्ट्स विद cis-2-butene एंड trans-2-butene, तो उस केस में अगर हम लोगों को मान लो नहीं भी समझ आ रहा, तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, कार्बन चेन का स्केलेटन कॉपी पेस्ट कर लो। पहले कार्बन पे अगर ब्रोमीन सॉलिड पे गया तो दूसरे कार्बन पे डैश पे डालेंगे, और दूसरा पहले कार्बन पे अगर ब्रोमीन वाला पार्ट डैश पे जाएगा तो दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन सॉलिड पे डालेंगे। बस यही दो पॉसिबिलिटी है, और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है ये चेक करना है। तो देख के मालूम पड़ रहा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख नहीं रहा। दोनों नॉर्मल लाइंस प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, बट ब्रोमीन वाले पार्ट सॉलिड और डैश पे है, तो इस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा इसका मिरर इमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इनैशोमर होगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। जबकि ट्रांस में यही काम करते हैं, स्केलेटन बनाने के बाद पहले कार्बन पे ब्रोमीन डाला सॉलिड पे, तो दूसरे पे डैश पे डाले। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, अगर सेंटर से हम लोग काउंट करें आराम से सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा। तो अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसके दूसरे पार्ट में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ब्रोमीन को हम लोग पहले डैश पे डाल देते हैं और दूसरे वाले पार्ट में ब्रोमीन को सॉलिड पे डाल देते हैं, सेम ही चीज होगा और दोनों आपस में मिल करके एक ही कंपाउंड होंगे। तो अगर सेम कंपाउंड हो गया इसका मतलब उसको 1 काउंट करेंगे। तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन रहा तो सिमेट्रिकल अल्कीन में एंटी एडिशन कराने पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अगर ट्रांस रहता, सॉरी सिस रहता, तब अगर ट्रांस होता तो सिस की जगह ट्रांस आ गया, तो एंटी एडिशन तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। एंटी एडिशन के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, बट सिस की जगह ट्रांस आया तो ऑप्टिकली एक्टिव की जगह पे ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो कंपाउंड आ जाएगा। मीजो आएगा मतलब एक ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ठीक है? Yes, sir. और कोई डाउट तो बताओ क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा। Sir, exercise 2 में है। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट पे आते हैं अपन, एक मिनट। एक्सरसाइज 2 2 2 ये दिख रहा है शायद एक्सरसाइज 2। हाँ, एक्सरसाइज 2 में बोलते जाओ किस क्वेश्चन में डाउट है। Sir, question 5. क्वेश्चन नंबर 5 में द बेस्ट लिविंग ग्रुप इज, Sir, हाँ बोलो। सर इसमें NO2 और CH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे। NO2 का और CH3 CF3 या CH3? CH3 CH3 ना, जो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। यस सर। सिंपल है, जैसे एक चीज तो यहाँ पे ये दिख रहा कि ऊपर का स्ट्रक्चर तो कॉमन है, इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा। SO3 माइनस SO3 माइनस कॉमन है, तो इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कॉमन चलेगा। बेस होगा NO2 बेस्ट लिविंग ग्रुप, वीक बेस होगा, हाँ ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। नहीं, एसिड तो तब होगा ना जब हम लोग H+ रखेंगे यहाँ पे, कंपाउंड में H+ है ही नहीं तो एसिड कहाँ से बोलेंगे। तो नहीं NO2 तो एसिड है ना। नहीं नहीं, NO2 एसिड क्यों है?
इस कंपाउंड में SO3 माइनस में अगर यहाँ H होता, SO3H, तो वो एसिड होता। एसिड से H प्लस हटा के हम लोग कंजुगेट बेस बनाए हैं, तो ये कंपाउंड बेसिकली कंजुगेट बेस है। दूसरे वाले कंपाउंड में भी SO3H होता, उस SO3H वाले पार्ट से H हटा करके हम लोगों ने कंजुगेट बेस बनाया है। तो दोनों किसी एक पार्टिकुलर एसिड का कंजुगेट बेस है। तो अगर हम लोग इन दोनों स्पीसीज का जो दिख रहा है अपने को स्ट्रक्चर में, अगर इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो इनका जो कंजुगेट एसिड होगा, कंजुगेट एसिड में क्या करना है, तो बस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऐड कर देना है, ये अपना कंजुगेट एसिड हुआ। तब उनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग। याद आया कुछ? यस सर। तो बन जाएगा सवाल या फिर अभी डिस्कस कर ले? डिस्कस कर लीजिए। द बेस्ट लिविंग ग्रुप बोला। लिविंग ग्रुप कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे। वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करते वक्त स्टेबिलिटी देख सकते हैं। इन नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल है उतना बेटर, उतना अच्छा स्टेबिलिटी है, उतना वीक बेस बोल सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब रिएक्टिव बेस, जितना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट उतना रिएक्टिव नेचर का है, जितना स्टेबल रिएजेंट उतना अनरिएक्टिव, उतना वीकर बेसिस या उतना वीकर ये रिएजेंट। तो अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के केस में स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, तो जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा उस केस में हम लोगों का जो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रिएक्टिविटी घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। NO2 कैसा इफेक्ट शो करेगा ओवरऑल, क्या लिख सकते हैं? बताओ भैया, NO2 किस तरीके का इफेक्ट शो करेगा? सब प्लस एम। NO2 प्लस एम शो करेगा, सही में? एक बार फिर से GOC सॉल्व करो, अगर होमवर्क का मतलब होमवर्क के अलावा टाइम मिलता है तो GOC सॉल्व करो। NO2 वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -M एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -I भी है, बट क्योंकि -M है तो -I लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि कार्बन वाला पार्ट नॉर्मली हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो -M नेगेटिव इफेक्ट है, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, 12 पोजीशन पे है तो ऑपरेट भी करेगा। -M नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी घटा देगा। तो लेस स्टेबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव, तो स्ट्रॉन्गर बेस। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जैसा कंपेयर करें, चलो हम काम करते हैं, चारों में कंपेयर कर देते हैं। इन चारों में NO2 वाला पार्ट -M शो करेगा, ब्रोमीन वाला पार्ट -I शो करेगा, कार्बन वाला पार्ट हाइपर कंजुगेशन या +I भी ले सकते हैं, बट हाइपर कंजुगेशन याद रखना बेंजीन के केस में, अदरवाइज +I बट हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे। और लास्ट वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस इफेक्ट्स माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस इफेक्ट माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी घटाएगा, लास्ट में कोई इफेक्ट नहीं है रिलेटिवली। बेंजीन सब में है बट रिलेटिवली कोई इफेक्ट नहीं है। तो माइनस इफेक्ट्स स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे अगर हम स्टेबिलिटी के टर्म में काम करें। तो हम लोग का NO2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि -M है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद हम लोग का ब्रोमीन का नंबर आएगा। फिर हाइपर कंजुगेशन क्योंकि स्टेबिलिटी घटाएगा तो पहले 4, उसके बाद 3। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा, जितना स्टेबिलिटी उतना वीक बेस। इसका मतलब 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, फिर उसके बाद 4 का नंबर आएगा, फिर 2, उसके बाद 1। और वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, इसका मतलब 1 वाला पार्ट सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, फिर 2 का नंबर आएगा, फिर उसके बाद 4 का नंबर आएगा, फिर 3 का नंबर आएगा। ठीक है, यस सर। ये सब कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। जैसे अगर तुम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ में या एसिडिक स्ट्रेंथ में कहीं पे कुछ भी दिक्कत आता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए भी क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में होमवर्क में दिए ताकि कभी कभी डिस्कशन में उन सब चीजों को रिमाइंड करा दे, क्योंकि भूल गए कि +M है -M है। तो कुछ कुछ तरीका बताया था मैंने +M और -M पहचानने का। पहले आइटम पे लोन पेयर है, इसका मतलब +M। अगर पहले आइटम पे अनसैचुरेशन है, जैसे NO2 वाले पार्ट में अनसैचुरेशन है, तो इस केस में हम लोग -M बोल सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स रिपीट होंगे, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम हमेशा याद ही रहेगा पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट रिवीजन के बाद ही याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा और कोई डाउट तो बताओ। एक्सरसाइज 2 में 18 कौन सा? 18 क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन। हाँ भाई, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें बताओ। अरे यार, इसमें ना प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, एक काम करो, इसमें ना एक चौथा कंपाउंड दे ही नहीं रखा। चौथा कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करवाए थे बट उसमें करेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, पता नहीं क्या है, शायद पुराना वाली बुकलेट है। ठीक है, इसमें ना, अच्छा नहीं सॉरी, D दे रखा है यहाँ पे नीचे। ओके ठीक है, हाँ भाई बताओ रवि, क्या इसमें कहाँ पे दिक्कत आया तुमको? सर इसमें 2 ज्यादा होगा ना 4 से। 2 ज्यादा होगा 4 से, ऐसा क्यों?
हाइपर कॉन्जुगेशन याद है। हाइपर कंजुगेशन का एक फैक्टर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी एक फैक्टर देखना होता है। मतलब जैसे हाँ ठीक है, मतलब ये पॉइंट मैंने तुम लोग को बोला है कि पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखेंगे, बट ठीक है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा ध्यान रखना ऑल्दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ CH3 ग्रुप वाला पार्ट है, तो दोनों तरफ का CH3 वाला पार्ट हम लोगों के यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप करके रखे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। ऑल्दो हाइपर कंजुगेशन का एक फैक्टर है, बट प्लस आई का भी एक छोटा सा फैक्टर रहता है जो हम लोग को थोड़ा कंसिडर करना है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना है इस केस को। मतलब ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटम वाला पार्ट या ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड वाले पार्ट में रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ऑल्दो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि हर जगह होता है, इस तरह का एक दो ही छोटा छोटा केस है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख लो तो ज्यादा बेटर है, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि एक तरफ से हम लोग को हाइपर कंजुगेशन ज्यादा यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, जबकि दूसरे वाले केस में कार्बोकेटायन लेस स्टेबल मिल रहा है एक हाइपर कंजुगेशन की वजह से, और उधर एक प्लस आई इफेक्ट भी है। तो एग्जैक्टली हम लोग कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल समझते हैं इस केस में, लेकिन ये है कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से बात करें तो एब्सोल्युटली हम लोग यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है और यहाँ केवल 3 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, ह्यूज डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट थोड़ा डोमिनेटिंग है, इसको ध्यान रखने से छोटे सिस्टम के लिए ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद कोई एक चैट में डाला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 वाले पार्ट में ये तो हम बोले थे तुम लोगों को कि सोच के देखना, थोड़ा दिमाग ला करके देखना कि इसमें क्या हो सकता है। किसी से बना ये सवाल 25? किसी से भी? नो सर। यस सर। किसी से नहीं बना? बन गया। बन गया? यस सर, बन गया था। कौन कौन इंसान बना लिया? तान्या बना चुके, और कौन है भाई? एक तो तान्या बोली बन गया, और दूसरा कौन था? सर हम अश्मिता। हम। अस्मिता, बताओ भाई अस्मिता क्या ज्ञान आया उसमें, बताओ क्या ज्ञान समझ में आया? स्ट्रक्चर को एनालाइज करना था और सेट करना था। स्ट्रक्चर को एनालाइज करना था, सेट करना था। अच्छा, आधा काम तो पहले ही कर चुके थे हम लोग, है ना? यस सर। ओके, चलो ध्यान दो। तान्या तुम्हारे हिसाब से क्या करना था उसमें? यही करना था। अच्छा, यही करना था। ओके, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? एक मिनट, आ रहे क्वेश्चन पे। हाँ, सबसे पहला चीज कि हम लोगों का जो कंपाउंड दे रखा है वो कंपाउंड सिस स्ट्रक्चर है कि ट्रांस स्ट्रक्चर है? ये कंपाउंड देख के क्या मालूम पड़ रहा है? तो सिस स्ट्रक्चर है। सिस में हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन देख रहे हैं, और Br2 का मतलब एंटी एडिशन कराएंगे तो हम लोग को रेसमिक मिक्सचर मिलना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलना चाहिए बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 1 वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? मीजो। 1 वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि रेसमिक मिक्सचर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। एक्टिव है पक्का? COS है। क्या है? COS। अच्छा, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो है इनएक्टिव इनएक्टिव। से इसका नहीं होता है एक्टिव होगा, है ना? फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दिख रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मैं ट्रिक बताया था तुम लोगों को कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि हम लोगों का फिशर प्रोजेक्शन वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो कि होता नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये अपना पॉसिबल आंसर हो सकता है, बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो अपने को मालूम है ना कि हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में जितने चाहे स्विचेस कर सकते हैं, तो हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाए हम लोगों को स्विचिंग करके कुछ भी मिल जाएगा, हमको मतलब ही नहीं है उस चीज में दिमाग लगाने का। फिर थर्ड ऑप्शन में एक ही कार्बन के ऊपर दोनों ब्रोमीन है, ये तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं है, हमेशा विस्नल डाइहैलाइड बनना है बगल वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन। तो ये ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर गलत है। लास्ट ऑप्शन में भी एक ही कार्बन के ऊपर दोनों ब्रोमीन, तो ये भी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो ज्यादा बेटर है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते तब उस केस में हम लोग इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे कि हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर दे देते। मान लो ये कंपाउंड दे रखा होता, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और उसके अलावा हम लोग का, या फिर ऐसा कर देते हैं यहाँ ब्रोमीन दे रखा,
फिर CH3 और H, और ऊपर वाले केस में हम लोगों ने चेंजेस करने हैं तो ऐसा कर देते हैं CH3 एंड H। अब ये कंपाउंड जज कर पाना मुश्किल है, तो जजमेंट नहीं करना है, सीधा जो तुमको यहाँ से स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे तुमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाना है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, तो उस केस में बस हम लोग ये चेक कर लेंगे चारों ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शनल ही सवाल आएगा, ऐसा नहीं होने वाला कि तुमसे सब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, 4 ऑप्शन देके पूछेंगे। तो विस्नल डाइहलाइड होना चाहिए पहला क्राइटेरिया, तो पहला क्राइटेरिया तो हमको फुलफिल होता हुआ दिख रहा है कि विस्नल डाइहलाइड वाला पार्ट है। अब क्या होगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग रिएजेंट हम लोग का सिस स्ट्रक्चर है, तो कंपाउंड में अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव दिखना चाहिए। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है मतलब ये आंसर होगा ही होगा, ऐसा आराम से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों से सवाल बन गया बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा और कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया था या किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं, आराम से पूछ लो, बोलते जाओ अगर कोई डाउट है तो। 22 बड़ा धीरे बोल रहे, तेरा आवाज ही नहीं आ रहा है। तो लड़की लोग खाना खा के नहीं आई है क्या? गणेश गणेश चतुर्थी में कुछ सब व्रत वगैरह रखा था क्या कि भूख के मारे नींद नहीं आवाज नहीं निकल रहा? इन विच आज क्लास था हम लोग का ऑफलाइन भी। आज ऑफलाइन क्लास था? यस सर। क्यों? 3:30 से 8 बजे तक। क्यों? अब टाइम ये टेबल तो में तो सर नहीं ही था? बताएंगे। उत्कर्ष सर का था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, झेलो। हाँ भाई चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉलोइंग एंटी मार्कोवनिकोव रूल इज ऑब्जर्व। ठीक है, कौन से केस में एंटी मार्कोवनिकोव रूल ऑब्जर्व हो रहा है? मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है अश्विता, बस ये बताओ। कुछ याद है मार्कोवनिकोव रूल? वो उसका स्पेलिंग है मार्कोवनिकोव्स रूल, तो थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन वर्ड चलता है इसमें, थोड़ा रशियन इंग्लिश है उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ वी लिखते हैं, डबल एफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेंडलीव, हाँ मेंडलीव जो है वो कहीं पे वी रहता है कहीं पे एफ होता है। बताओ अश्मिता क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल, कुछ याद है? नो सर, हाइड्रोजन का कुछ ज्यादा ऐसा कुछ था। हाइड्रोजन का कुछ ज्यादा रहे तो कॉपी में पलट के देख लेती ना सवाल बनाते वक्त क्या था मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मतलब उल्टा, तो मार्कोवनिकोव का मतलब तो मालूम होता तो एंटी निकाल लेंगे। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे हम लोगों को लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिले। तो जैसे हम लोगों का HCl है तो HCl में Cl माइनस होगा, दूसरे में भी HCl दे रखा अच्छी बात है, तीसरे में भी HCl दे रखा बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब Cl माइनस वहां पे ऐड होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। ये हम लोग का मार्कोवनिकोव रूल है। एंटी मार्कोवनिकोव क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे हम लोगों का मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे क्लोरीन मिलना चाहिए, तो इस चीज को हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव रूल आराम से बोल सकते हैं। तो ये हम लोग के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर यहाँ पे हम क्लोरीन डाल दें, ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल होगा डबल बॉन्ड के हिसाब से। अब इसीलिए हम तुम लोगों को बोला करते हैं कि मार्कोवनिकोव रूल याद रखना है बस रूल के लिए, उसको यूज नहीं करना है क्वेश्चन में। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हम तुम लोग को ये बोले हैं कि हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, हमको रूल से कोई मतलब नहीं है, बस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से मतलब है। तो पहले वाले केस में अपने पास 2 ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज बनाने का, ये दोनों ऑप्शन में मतलब 1 एंड सेकंड ऑप्शन में ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा ये बताना है। अश्मिता बताओ, 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज 1 पे आएगा या 2 पे आएगा? 2 पे, क्यों? क्योंकि इधर CF3 है, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो CH2 ही होगा। यहाँ पे हो नहीं सकता मतलब ये केस बहुत ध्यान रखने लायक है। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन नॉर्मली अवॉइड करते हैं बताना, लेकिन तुम लोगों को बताया कि 2-3 केसेस याद रखने हैं, CCl3 CF3 ये सब नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो जो CF3 है जो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन का केस है, उसके वजह से हम लोगों का जो 1 वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज वो लेस स्टेबल होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है 2 नंबर, वहीं पे हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच होगा। तो इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल वहां पे जा रहा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब हम लोग के नेगेटिव मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रूल का केस है। क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल मिल रहा है, तो हाइड्रोजन की काउंटिंग से मतलब नहीं है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब रखेगा। जैसे सी ऑप्शन है, अब इसमें अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे कंपेयर करें हम लोग, तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस से बात है फर्स्ट नंबर पे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि CH3 का प्लस एम इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग का क्लोरीन आराम से अटैच होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं कि उसी कार्बन पे हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल जाएगा जहां पे हम लोगों को
लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस एन की वजह से भी आ रहा है और मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से तो वही स्टेटमेंट भी है, तो ये अपना ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। फिर अपना बचा ये ऑप्शन बी वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो, जैसे हो सकता है कि सर यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट तो माइनस, कहाँ चला गया भाई, अरे यार, बी वाले पार्ट में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को कि सर यहाँ पे तो हम लोगों का माइनस वाला इफेक्ट भी तो है ना, कि माइनस आई वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर माइनस आई इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो तुम लोगों को अगर थोड़ा कुछ भी याद हो, कौन सा क्वेश्चन था अश्विता? 22 22 कहाँ चला गया अभी 22? हाँ, तो जैसे इसमें अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, लास्ट क्लास में अगर हम लोग, कहाँ गायब हो जा रहा है, तुम लोग को हम अल्काइन का रिएक्शन बताए हैं क्या अभी तक? नहीं बताया अल्काइन का रिएक्शन, चलो ठीक है, नहीं बताया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आराम से। एक मिनट। तो जैसे इस वाले केस में ना हम लोग दो तीन चीजों के ऊपर सोच सकते हैं कंपैरिजन करते वक्त। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों का जो क्लोरीन वाला पार्ट है, जिसके ऊपर क्लोरीन वाला पार्ट प्रेजेंट है, हम लोग के उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक ये पॉसिबिलिटी। और दूसरा जो हम लोगों का क्लोरीन वाला कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज निकल के ना आए, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज चला जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज हम लोग आराम से ले सकते हैं। तो जो क्लोरीन वाला ग्रुप है वो भी नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है, माइनस आई तो शो करता ही है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है। बट एटलीस्ट पहले स्ट्रक्चर में हम लोग के पास 3 हाइपर कंजुगेशन का केस है, दूसरे वाले केस में ऐसा निकल के नहीं आएगा। दूसरे वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन प्लस मान लो और एक क्लोरीन वाले पार्ट की तरफ से नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन मान लो। तो इस केस में भी जिस कार्बन पे क्लोरीन है उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट के अगर एडिशन की बात करें, तो हम लोग उसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग के लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोव-निकोव का केस नहीं आया। तो एक्चुअल में मार्कोव-निकोव एंटी मार्कोव-निकोव रूल ठीक है थियोरेटिकली याद रखने के लिए, बस हम लोगों को कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से ज्यादा रेलेवेंस होना चाहिए। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कहाँ से निकल के आ रहा है, मार्कोव-निकोव जो रूल जो बोल रहा है एंटी मार्कोव-निकोव में, उसका जस्ट उल्टा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो जहां पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मतलब न्यूक्लियोफाइल पार्ट जाना चाहिए नॉर्मली, वहां पे ना जा करके मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पार्ट पे चला गया, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल है। ऐसा हम लोग केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा केस निकल के आ रहा है। तो ये आंसर दे सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 22 के अलावा और कोई डाउट तो बताओ। कोई चैट में और भी कुछ पूछा है? रवि आदित्य, आज आपको क्या हो गया, चैट में क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं? इट द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम इज एडेड टू दैट कर्व। ठीक है, और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, बताओ भाई अगर कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा, एक्सरसाइज 1 या 2? सर 1। 1। हाँ, व्हाट विल बी द, 2 में था, कौन सा पहला एक्सरसाइज है दूसरा? 2 का 11। क्वेश्चन नंबर 2 का 11। हाँ तो 2 होगा, एक्सरसाइज नहीं याद। अरे तो बुकलेट है तेरे पास, नहीं याद है का हाँ मतलब? सर अभी खोले हुए नहीं है इसीलिए। एक तो लेट आया है सर वो ऑफलाइन था, हमको लगा नहीं। द मैक्सिमम ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तुम लोग के टाइम टेबल में डाल दिया गया ना क्लास, इसलिए जिस दिन क्लास डाला हुआ उस दिन क्लास लगा लेंगे। हमको भी मालूम है ऑफ करेंगे, विशाल सर को बोलेंगे इस चीज का ध्यान रखिए भाई। द मैक्सिमम ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए क्लोरीन एटम इज शोन बाय। पहला सवाल तो ये कि कहाँ से कौन से टॉपिक का है, और ये काम तो तुम लोगों के लिए काफी आसान हो रखा है, क्योंकि ये जैसे यहाँ दे रखा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल इसका मतलब के लिए आसान है, अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लो हमें सवाल पढ़े, the maximum ease of abstraction of hydrogen atom by a chlorine atom is shown by। सबसे इजीली हम लोग कौन से स्पीसीज में हाइड्रोजन को हटा सकते हैं जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा। तो क्लोरीन वाला पार्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा कब होता था? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नॉर्मली तो नहीं होता, तो ऐसा याद रखना पड़ेगा थोड़ा कि अच्छा ये वाला इस रिएक्शन मैकेनिज्म में था जो हम लोग फ्री रेडिकल में डिस्कस कर रहे थे। फ्री रेडिकल में जो हम लोगों का चेन प्रोपगेशन स्टेप था, उसमें क्लोरीन रेडिकल हम लोग के हाइड्रोजन रेडिकल को रिमूव कर रहा था और CHCl का बॉन्ड बना रहा था।
तो सबसे इजीली कहाँ पे ये चीज बन रहा था? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे ये चीज बनेगा। तो पहले वाले केस में हम लोग अगर बात करें तो एक कार्बन के ऊपर 4 CH3 दे रखा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन एक ही जगह से हट सकता है, 1 डिग्री कार्बन। दूसरे वाले केस में हम लोगों के ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है, CH2 दे रखा है यहाँ पे। CH2 का मतलब हो गया कि हम लोग का यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट इसमें कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है शायद से। CH2 होल थ्राइस, CH2 होल थ्राइस, हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। CH2 वाले पार्ट के साथ CH3 होल ट्वाइस दे रखा, तो इसका मतलब एक कार्बन है जिसपे 2 हाइड्रोजन है और 2 CH3 वाला पार्ट है। अब इसमें 1 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री भी कार्बन है, तो इसका मतलब आराम से 2 डिग्री वाले से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिलेगा। हम लोग वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से रिएक्टिविटी को कंपेयर करते थे। लास्ट वाले केस में, सॉरी थर्ड केस में, C6H5CH3 दे रखा। C6H5 का मतलब बेंजीन, बनाने के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, बट हम लोग को पहले बेंजीन सोचना है। इसके साथ CH3, तो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिल सकता है CH3 से, जैसे ही हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बनाएंगे। फिर इसके बाद चौथे वाले केस में CH2 डबल बॉन्ड CH3, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक रेडिकल बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस मिल सकता है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो ना हाइपर कंजुगेशन है, केवल प्लस आई इफेक्ट है, इस कार्बन चेन का प्लस आई होगा। सेकेंड वाले केस में हम लोगों को हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, 6 हाइपर कंजुगेशन। थर्ड वाले केस में हम लोग को रेजोनेंस मिल रहा है, वो भी बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, और फोर्थ वाले केस में भी रेजोनेंस मिल रहा है। तो जहां पे रेडिकल रेजोनेंस में जा रहा है, ऑब्वियसली बात, वहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, और जितना स्टेबल रेडिकल उतना जल्दी वहां का हाइड्रोजन हटेगा। ये हम लोगों ने डिस्कशन में बताया था जब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो कि जितना स्टेबल रेडिकल बन रहा होगा हाइड्रोजन उतना आसानी से हटेगा, उसको हटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन तो कंबाइन कर रहा, बट 1 डिग्री का रिएक्टिविटी सबसे लोअर था, 2 डिग्री का थोड़ा ज्यादा था, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा था, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल उस ऑर्डर में निकल के आया था। तो इसका मतलब थर्ड में रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन सबसे इजीली हटेगा। फिर उसके बाद हम लोग के फोर्थ का नंबर आएगा, फिर उसके बाद सेकंड का नंबर आएगा, फिर फर्स्ट का नंबर आएगा। ये हम लोग को ओवरऑल ऑर्डर होना चाहिए अपने रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हाइड्रोजन के। सर आप यहाँ पे रेडिकल से किए, तो आप ये डबल बॉन्ड से क्यों नहीं किया? क्योंकि क्लोरीन एटम वाला पार्ट, अब तुम ऐसा कैसे कंपेयर कर पाए कि एक जगह रेडिकल से करे? जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें तो हम लोग का डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो उस जगह पे हम लोग रेडिकल से कंपैरिजन कर रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, वहां पे रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो वहां पे हम लोग हाइड्रोजन की जगह पे कैसे उसको डाल सकते हैं। और चौथा, अगर मान लो कि डबल बॉन्ड से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका क्या सेंस बनेगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम के द्वारा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग के डबल बॉन्ड पे होता है क्या कि हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं? नो सर। तो इसलिए उसका सेंस नहीं बनता। तो जैसे सबसे पहले मैं स्टेटमेंट जब हम बोले थे कि जो सवाल दिया उसमें ये सोचना है कौन सा मैकेनिज्म है, तो हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सॉरी क्लोरीन से रिप्लेस भी नहीं कर रहा, क्लोरीन उसको हटा रहा है। ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो भी क्लोरीन एटम से? तो एलिमिनेशन में होगा, एलिमिनेशन का केस आएगा, बट एलिमिनेशन में एक और लिविंग ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे वैसा नहीं है। सीखने को मिल जाएगा जब E2 एलिमिनेशन या E1 एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब। अदरवाइज हाइड्रोजन को कैसे हटा पाएंगे आप लोग? हाइड्रोजन को क्लोरीन हटा रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहा, हाइड्रोजन को एक क्लोरीन हटा रहा है, रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, बट पहले हाइड्रोजन को क्लोरीन हटाएगा। ऐसा 2-3-4 केसेस में ही आएगा। और कोई डाउट तो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 शायद डिस्कस कर लिया हम लोग, जहां तक हमको ध्यान है, पूछ लिया था कोई। हाँ डिस्कस कर लिया, हम नहीं बताएंगे, टाइम पे आया करो क्लास। सर पता रहेगा तो पक्का आएंगे। पता रहेगा क्या मतलब है? टाइम टेबल में डाला हुआ क्लास, पता रहना चाहिए। तो आज ऑफलाइन था तो हमको लगा नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। हाँ बोलो। सर एफर्वेसेंस टेस्ट कैसे पता चलता है किसमें होगा किसमें नहीं होगा? एफर्वेसेंस टेस्ट कैसे पता चलता है किसका होगा किसका नहीं होगा? 2-3 केसेस उसमें याद रखने हैं, बाकी केसेस समझ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लो हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं, हम लोग का फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस केस में
अगर हम लोगों का स्ट्रॉन्गर एसिड रहा लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट के साइड में, और प्रोडक्ट के साइड में वीकर एसिड रहा रिलेटिवली, मतलब दोनों साइड के एसिड्स को कंपेयर किया, अगर रिएक्टेंट साइड का एसिड स्ट्रॉन्गर है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो जैसे होता क्या है, नॉर्मली कोई भी एसिड है, HA, कोई भी एक एसिड, इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में 10th क्लास में वापस जाओ, 10th क्लास में रिएक्शन था कि हम लोग बाइकार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो उस केस में था कि हम लोगों को आराम से वहां पे NaCl मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन मिलता है, साथ ही साथ हम लोगों को CO2 मिलता है। तो CO2 इसलिए मिलता है क्योंकि जो SCO3 माइनस है, ये HA का मतलब H प्लस और A माइनस जो है, यहाँ से H प्लस गेन करता है और अपने आप को H2CO3 में कन्वर्ट कराता है, और जो HA की तरफ से A आया, वो A वाला पार्ट A माइनस के फॉर्म में बाहर आ गया, और ये जो H2CO3 है, ये पार्ट H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं रख सकते, तो वहां से हम लोग का H2 वाला पार्ट रिमूव होता है। ये सब हम लोग डिस्कशन आराम से कर चुके हैं, यहाँ से H2 आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ये एफर्वेसेंस वर्ड 10th क्लास में था, वही चीज है यहाँ पे, बस ये हम लोग को अब जानना है कि हम लोगों का जो HA वाला पार्ट है, वो जब HCO3 माइनस के साथ कंबाइन कर रहा, तो आराम से रिएक्शन कराने के बाद उसको H2CO3 में कन्वर्ट कर रहा। तो बेसिकली रिएक्टेंट के साइड में HA हम लोग का एसिड वाला पार्ट हो गया, और प्रोडक्ट के साइड में H2CO3 ये हम लोग का एसिड है। कंपैरिजन ये करना है कि H2CO3 में एंड HA में जो हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली क्या है। अगर HA ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू H2CO3, तो हम लोग का रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, H2CO3 बनेगा, CO2 लिबरेट होगा, मतलब इफरवेसेंस टेस्ट रहेगा। इफरवेसेंस हुआ मतलब इफरवेसेंस टेस्ट पॉजिटिव है। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं, दोनों टेस्ट के नाम से चलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या इफरवेसेंस टेस्ट। तो बस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। एक केस याद रखना है इसमें अपने को, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद है सबको? मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो बहुत नालायक है तुम लोग। इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? कुछ याद है? इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 3 2। सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। पक्का? तब कॉपी पलट के देखना शुरू कर दिया होगा। सूरज 1 3 2। बोल ही नहीं रहा है जी। 1 सबसे लास्ट में जाएगा। 1 सबसे लास्ट में जाएगा। अच्छा, कुछ और नया है तो बता दो, नया ताजा। बता दो भाई, कुछ नया ताजा है तो। अब तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि अब तो मतलब सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पे, अब कुछ छुपा भी नहीं सकते। कुछ दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? पता था कि इसको याद रखना है, ऐसा अलग से एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल अलग से मेंशन किया हुआ है, और बताया भी था यहाँ पे, कुछ यूनिक केस भी बताया था। अब अगर ऐसे याद नहीं रखेंगे तो फिर डंडा खा के ही याद रखेंगे ना। तुम लोग के लिए बेंत का इंतजाम करना पड़ेगा। बेंत मालूम है ना क्या होता है? सुना है बेंत क्या होता है? तान्या, क्या होता है बेंत? पता नहीं। पता ही नहीं है तुमको बेंत क्या होता है? तब तो तुमको खाना ही पड़ेगा बेंत। या पतला सा, एकदम पतला सा छड़ी होता है, उससे ना जब हाथ पे पड़ता है तो उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं चलता, फिर एकदम से एकदम लहर जाता है ऐसा हाथ, एकदम ये पता नहीं क्या हो गया, पूरा ऐसे हाथ में ऐसे निशान पड़ जाता है। पड़ता बहुत सही है, एकदम पतला सा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा सा डंडा ऐसे मार रहे हैं हाथ में तब चोट लगेगा, तो बहुत पतला सा होता है और उसका असर बहुत बढ़िया रहता है। 1 3 2 और 3 सबसे ज्यादा रहेगा, 3 सबसे लेस होगा, सिर्फ 1 सबसे लेस होगा। अलग अलग कहानी बता रहे लोग। फिनॉल का केस याद रखना, अब लोग फॉर्म फिनॉल करके याद रख सकते हैं। पारा वाला पार्ट नॉर्मली सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड तो 1 होना चाहिए, फिर उसका 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए। मेटा तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहला वाला थोड़ा लेसर में आ जाता है वैल्यू, तो 3 1 2 ये ऑर्डर निकल के आता है फॉर्म फिनॉल।
ये एक केस अपने को याद रखना है। एक्चुअल में इसलिए याद रखना है क्योंकि हम लोगों का जो पारा वाला पार्ट है वो हम लोगों का पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट देता है। बस यही एक केस याद रखना होता है, पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोल दो या फिर इफरवेसेंस टेस्ट बोल दो। और इसके अलावा बाकी दोनों जो है नेगेटिव इफरवेसेंस टेस्ट देता है, कोई भी टेस्ट नहीं देता क्योंकि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है मतलब रिलेटिवली टू सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक केस याद रख लो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, जब तुम लोग का जो पारा नाइट्रोफिनॉल है ये पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट देगा, ऑर्थो एंड मेटा वाले पार्ट नहीं देंगे, बाकी कंपाउंड्स हम लोग रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कंपेयर करना बहुत आसान होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों के फॉर्मिक एसिड से सॉरी हम लोग के कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता है। क्वेश्चन में कंपैरिजन करवा रखा है मैंने, CH3COH और अगर H2CO3 को कंपेयर करें तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस में आराम से H2CO3 का फॉर्मेशन कराएगा। तो है पूरा का पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का गेम। एसिडिक स्ट्रेंथ से आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, बट एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से कंपेयर करने आना चाहिए। एक केस को याद रखो कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, अदरवाइज टाइम के साथ सीख लेते हैं, कहीं ना कहीं ये पॉइंट आ जाता है। इसलिए भी ये एक्सेप्शनल ऑर्डर अपने को याद रखना है, अदरवाइज एक्सेप्शनल ऑर्डर बहुत ज्यादा अपने को याद नहीं रखना है। क्योंकि ये पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट देता है इसलिए हम लोग ये एक्सेप्शनल केस ऑर्डर का याद रखते हैं जो अपने लिए रिलेवेंस रखता है। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने आना चाहिए। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। ठीक है, बस इस तरह का डाउट अगर क्लास में पूछना आराम से पूछो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ताकि क्लास में थोड़ा बहुत तुम लोग का रिकैप होता रहे चीजों का। और कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है पूछते जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने Br2 का एडिशन सीख लिया था। Br2 के एडिशन वाले पार्ट में हम लोगों ने एंटी एडिशन रेस्माइजेशन वाला पार्ट भी सीख लिया था। हाँ ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। तो अब हम लोग इसी एंटी एडिशन रिएक्शन के सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। मतलब ये जो हम लोग एडिशन ऑफ Br2 की बात कर रहे थे, इस टाइप के और भी सिमिलर एंटी एडिशन के मैकेनिज्म वाले रिएक्शन भी है। तो काम करते हैं इसी में कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। मैकेनिज्म सिमिलर टाइप का है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया हम मेरे पास बताने को नहीं होगा, लेकिन हम लोग रिएजेंट्स चेंज करेंगे। जैसे रिएजेंट्स चेंज करते वक्त जो लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट बोला था, आते हैं उस पॉइंट वाले पार्ट पे। हम लोगों का जो CCl4 का एडिशन हुआ था सबसे शुरुआत में हम लिखे होंगे जहां तक हमको ध्यान है एडिंग में। हाँ, ये CCl4 प्रोवाइड्स एन इनर्ट मीडियम। CCl4 वाला पार्ट अगर मीडियम का पार्ट है या CH2Cl2 है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस एक सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड कर देता है, केवल एक सिंपल सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड करता है, अदरवाइज और कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोग मीडियम चेंज करें तो क्या हो सकता है, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने डिस्कशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग बेसिकली यही रहता है, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ऑल्दो उसमें एक पॉइंट होगा जो हम लोग यूज करेंगे, वो पॉइंट हम लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताए होंगे डेफिनेटली, बट एक बार हम उसको दिखा देते हैं ताकि तुम लोगों को ध्यान हो, और अगर नहीं बताए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट हम बताए थे क्या लास्ट क्लास में कि जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पे जाता है जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर होता है? ऐसा कोई पॉइंट कहीं मेंशन किए थे हम लास्ट क्लास में? हमको ध्यान है कि मेंशन किए थे, कुछ मेंशन किया था ऐसा। इस लास्ट स्टेप में जो हम लोग का ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट गया, जैसे यहाँ पे हेलोनियम इंटरमीडिएट बना, इस हेलोनियम इंटरमीडिएट में हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर आता है। ऐसा कोई पॉइंट हम मेंशन किया था लास्ट क्लास में? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जहां तक हमको ध्यान है कि अब ऐसा पॉइंट मेंशन किए थे कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन लास्ट स्टेप में कहाँ पे होने वाला, बट चलो ठीक है हम फिर से, कोई बोल ही नहीं रहा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये पॉइंट। हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर है। दो कार्बन्स की पॉसिबिलिटी है, बट उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जाना प्रेफर करेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकता है। ब्रोमीन के एडिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता, बट हम लोग अभी जब अगला रिएजेंट पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। चलो आते हैं उस पॉइंट पे, डिस्कस भी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है उस हेडिंग के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मान लो एक ये केस लेके चलते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या पॉइंट बोल सकते हैं? अच्छा, एक
एक पॉइंट और छूट गया, बचा रह गया। लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था क्या कि हम लोगों का जो ये रिएक्शन होता है इसमें हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट केवल क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, ये पॉइंट मेंशन किया था क्या? कुछ याद है किसी को? मेंशन तो किया था बट याद है किसी को? नो सर। फ्लोरीन क्यों नहीं होता ऐसा मेंशन नहीं किए थे? सर बताए थे, बट याद नहीं। बताए थे ना? यस सर। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताए थे जितना हमको ध्यान है। आयोडीन क्यों नहीं होता ये बताना है, बट फ्लोरीन क्यों नहीं होता चलो मेंशन कर देते हैं। जो हम लोग का मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोगों का जो हेलोजन वाला पार्ट है, ये हेलोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा। इतना तो याद हो गया होगा अब तक, और रिपीट भी कर रहे हैं इसलिए याद हो जाएगा कि हेलोजन वाला पार्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा। बट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये कैसे बिहेव कर पाएगा, कब बिहेव कर पाएगा? तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करते थे, वैकेंट 3D ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट 3D ऑर्बिटल है इसका मतलब हम लोग का जो हेलोजन वाला पार्ट है आराम से इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ये यूज टू हो जाएंगे, बहुत नया चीज है तुम लोगों के लिए, तो इसलिए पहली बार सुन रहे हैं भूलेंगे, इसलिए हम बोले कि जो चीज हम लोग पढ़ चुके अल्कीन अल्काइन के रिएक्शन के बाद इस चीज को रिपीट करना, सारी चीजें रिपीट करना, अदरवाइज फिर भूलेंगे, फिर जब आगे का टाइम आएगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो जो हम लोगों का हेलोजन वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करेगा क्योंकि वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हेलोजन वाला पार्ट फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरीन वाला पार्ट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। सेकेंड पीरियड है तो उसमें डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। तो अगर डी ऑर्बिटल नहीं है इसका मतलब हम लोग आराम से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फ्लोरीन वाला पार्ट हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट नहीं करेगा, तो कैन नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हम लोग छोटा सा पॉइंट आराम से मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज जो अपने को ध्यान रखना है, तो फ्लोरीन का एडिशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑल्दो ये चीज हम 2-3 बार और रिपीट करेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग का रिएक्शन चलेगा, हम बार बार रिमाइंडर देने के लिए रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत यूनिक पॉइंट है, बहुत ही यूनिक पॉइंट है, ध्यान नहीं रहेगा, नॉर्मली यूज भी नहीं करता, एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, इसलिए हम लोग बार बार उसको रिपीटेशन में डालेंगे। ये तो चलो हो गया, बट एक पॉइंट आता है हम लोग का कि हम लोग आयोडीन में क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। आयोडीन तो हम लोग का 5th पीरियड का एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भर भर के पड़ा हुआ है उधर। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, तो अगर तुम लोग को ध्यान हो तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है उसमें विस्नल डाई हैलाइड बनता है, मतलब दोनों बगल वाले कार्बन के ऊपर हेलोजेंस बनते हैं। ये जो विस्नल डाई हैलाइड है ये एक्चुअल में अगर आयोडाइड हो जाएगा, ये पॉइंट ज्यादा मैटर करेगा, ये हम लोग एज अ रिएक्शन या किसी एक रिएक्शन में थोड़ा पॉइंट को यूनिक बनाने के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे सामने, ये पॉइंट एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा, जब आएगा तो तुमको अपने आप वापस से रिमाइंड मिल जाएगा। जो हम लोग ये पॉइंट बोल रहे थे विस्नल डाई आयोडाइड, दोनों के दोनों कार्बन बगल वाले कार्बन के ऊपर आयोडीन होने चाहिए। विस्नल डाई आयोडाइड मतलब ऐसा बगल वाले कार्बन के ऊपर आयोडीन। अब उसमें कार्बन चेन हो या ना हो से कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इज अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग and dissociates to give alkene and I2। हम लोग का आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, ये तो अपने को मालूम है, 5th पीरियड का एलिमेंट बहुत बड़ा ग्रुप है। तो जो दोनों के दोनों आयोडीन है एक्चुअल में इतने बड़े साइज के होते हैं कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी रहने की कोशिश करेंगे, मतलब एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन नीचे, ऑल्दो सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन होता रहेगा, तो भी काफी ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर होता है, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल काफी अनस्टेबल होता है। तो पूरा स्ट्रक्चर अपने I2 वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करके अपने आप को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड I2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर इन केस हम लोग का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद अगर हम लोग को प्रोडक्ट मिल भी गया, तो इस प्रोडक्ट में हम लोग का अगर हेलोजेंस पे आयोडीन रहा, दोनों तरफ आयोडीन रहा, तब हम लोग के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल है, वो वापस से हम लोग के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन में रिएक्शन नहीं हो सकता, आयोडीन में ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो सकता, बट प्रोडक्ट अनस्टेबल है, वो बनने के बाद तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि हम लोग का फ्लोरीन में रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, और दूसरा हम लोग के आयोडीन के केस में रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। एक तरफ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, और दूसरे तरफ रिएक्शन हो भी सकता है बट प्रोडक्ट बहुत अनस्टेबल है जो वापस से रिएक्टेंट्स में ही कन्वर्ट हो जा रहा है,
ये 2 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने होंगे, ये बहुत ही मस्ट है। ऑल्दो ये सेकंड पॉइंट रिपीट होगा, इनफैक्ट 2 जगह रिपीट होगा। फर्स्ट पॉइंट हम एक जगह केवल रिपीट करेंगे जब तुम लोग का SN2 रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज मेथड चलेगा तब, अदरवाइज सेकंड पॉइंट हम लोग आगे बहुत आगे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिपीट करेंगे, तब तुम लोग को एकदम से याद आएगा, अच्छा अच्छा हाँ हाँ पढ़ा था, अदरवाइज तुम लोग को ध्यान नहीं रहने वाला है। ये पॉइंट काफी जरूरी होगा। हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस मेरा मीटिंग लॉग आउट क्यों हो गया? अच्छा चलो ठीक है, ओके इन मीटिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इनफैक्ट वाटर नहीं, वाटर के जगह हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम एक केस से शुरू करेंगे, तुमको चीजें अपने आप समझ में आएंगी। सबसे पहला सिचुएशन, इस बार हम ना ऐसा अल्कीन लेके चल रहे हैं जहाँ पे डिफरेंस हो, जैसे अगर मान लो ये अल्कीन होता तो यहाँ एडिशन करो वहां एडिशन करो पता नहीं चलेगा, बट अगर यहाँ एक CH3 है तो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर इसका रिएक्शन हम लोगों ने हैलोजन के साथ किया तो जो पहला रिएक्शन था, हम एग्जैक्टली पहले रिएक्शन मेंशन कर रहे हैं, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म मेंशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों के सबसे पहले स्टेप में अल्कीन जाएगा, हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा। तुम लोगों को मैंने ये स्टेप बता दिया है तो इसको हम एक ही बार में लिख रहे हैं, हेलोनियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप्स जैसे बार बार रिपीटिशन में आएगा तुम लोग को याद आएगा, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, हेलोनियम आयन के अलावा हम लोगों को X- मिलेगा। अब जैसे ही X- मिला तो X- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम लोगों के मीडियम में वाटर है एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट हेयर। सॉल्वेंट का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट। जब भी सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में रहेगा, और अगर सॉल्वेंट एक्सेस में हुआ तो जो एक्सेस में है ऑब्वियस सी बात है वही रिएक्शन करना चाहेगा। कभी भी एक्सेस वाला कंपाउंड, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी जानते हैं कि जिसका अमाउंट ज्यादा है उसका रिएक्टिविटी ओवरऑल ज्यादा निकल के आना चाहेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना चाहेंगे तो अपने पास पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी से नकार नहीं सकते। पहला चीज ये, हमेशा जैसे हम तुम लोग को 2 पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं, पहला पॉसिबिलिटी एक ये कार्बोकैटायन है और दूसरा पॉसिबिलिटी एक ये कार्बोकैटायन है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग को मालूम है पहला वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा स्टेबल हाइपरकंजुगेशन की वजह से इफेक्ट आ रहा है। तो अगर फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, उस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में अगर ये 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर करे कि हम लोग का कार्बोकैटायन जैसा कैरेक्टर अगर कंपेयर करें कि पहले वाले कार्बन पे या दूसरे वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर कहाँ पे आएगा, तो उसको यहीं से रिलेट करना कि हम लोग का जो कंपाउंड है वो एग्जैक्टली ये होता। अगर इस तरह का केस होता तो ये हम लोग का सेकेंड वाले कार्बोकैटायन निकल के आता और फर्स्ट वाला पार्ट पहले में है। मतलब अब भले ही हम लोग इस तरह का केस लेके चल रहे हैं हेलोनियम इंटरमीडिएट, बट अगर कार्बोकैटायन कैरेक्टर के बारे में सोचना है तो इमेजिन तुमको ये करना है कि 1 नंबर वाला पार्ट ऐसा सिनेरियो है और 2 नंबर वाला पार्ट ये दूसरा सिनेरियो है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो मालूम पड़ गया कि अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज थी 1 और 2, इन दोनों में हम लोग के पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर 1 वाले पार्ट पे आएगा। तो पहले स्टेप के बाद जब हम लोग का न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहेगा तो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा, प्रेफरेबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, जहां से हम लोग को ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर मिलता है। तो जो बीच वाला कार्बन उस पे X- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, विस्नर डाइहैलाइड बन सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर X- है और उसके सामने वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो वाटर एक्सेस में है, और क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर है इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है, X- तो न्यूक्लियोफाइल है, CCl4 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनर्ट मीडियम था, बट H2O भी न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब H2O भी तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके सेम काम रिपीट कर सकता है। मतलब एक तरफ से X- गया, दूसरी तरफ से H2O वाला पार्ट गया। अब इसमें हम लोग किसके थ्रू रिएक्शन कराए, तो इस चीज का ध्यान रखना, H2O सॉल्वेंट है, एक्सेस अमाउंट में है, अगर एक्सेस अमाउंट में है तब उस केस में हमेशा प्रेफरेबली वहीं से रिएक्शन कराना हम लोग चाहेंगे, ना कि हेलोजन वाले पार्ट की तरफ से। तो जब हम लोग H2O वाले पार्ट को ऐड करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे तो अपना प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा कि हम लोगों का जो अंदर वाला कार्बन था इस पे H2O ऐड हुआ, OH2+ का फॉर्मेशन हुआ,
बाहर वाले कार्बन के ऊपर हम लोग का हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करके चला गया, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन के आएगा। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड में प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इस तरह के स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड कंपाउंड वाला पार्ट हम लोग हाइड्रोजन रखे हुए हैं, तो वहां से H प्लस को हटा के हम लोग कंपाउंड को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से ये कंपाउंड बना सकते हैं। और इस चीज को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में हेलोहाइड्रिन बोला करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, हेलोहाइड्रिन। बगल वाले कार्बन पे OH एंड हेलोजन है, दैट इज कॉल्ड एज हेलोहाइड्रिन। ये हम लोग के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अगर हम लोग उसी हेलोजन का रिएक्शन CCl4 की जगह वाटर के प्रेजेंस में कराएं, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में वाटर विल एक्ट एज अ मेजर न्यूक्लियोफाइल। भले इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, X- का ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, बट क्योंकि वाटर इतना एक्सेस में है कि वाटर आराम से रिएक्शन करना चाहेगा। और माइनर प्रोडक्ट में हेलोजन भी आएगा। अगर ये पूछे कि विस्नल डाइहैलाइड बनेगा क्या, हाँ बिल्कुल बनेगा, बट माइनर प्रोडक्ट के जैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में निकल के नहीं आने वाला है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को दोनों कार्बन के ऊपर रिएक्शंस मिलेंगे, एक पे हेलोजन जाएगा और एक पे OH जाएगा। तो अब यहाँ से इसको ऐसा याद रखना कि हम लोग का जो मार्कोवनिकोव रूल है वो फॉलो होगा, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो ऐसा सोच सकते हैं, जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हम लोग के ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड निक्लोफाइल आएगा कहां से, दो पॉसिबिलिटीज है, कहां से आएगा, तो वाटर की तरफ से। ये केसेस याद रखने पड़ेंगे, अगर याद नहीं होगा तो सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। H2O की तरफ से हम लोगों को OH माइनस मिलेगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हम लोग को लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, और ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। कोई कार्बोकैटायन का केस नहीं है, मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कोई केस नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाना है। बट क्योंकि बहुत यूनिक मैकेनिज्म होता है तो याद नहीं रहता अपने को, इसलिए इसको याद रखना ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बाकी अदरवाइज सिंपल केस है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। एंड इसके आगे के जो भी केसेस आएंगे वो रिपीटेशन में चलेगा, एग्जैक्टली सेम टाइप का, थोड़ा थोड़ा रिएजेंट चेंज होगा, चीजें रिपीटेशन मोड में चलेंगी, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आने वाला है। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। और सर ये स्टार्टिंग में भी X2 से क्यों रिएक्ट किया, फिर H2O से ही करता? एक तो सबसे पहला पॉइंट ये कि H2O के साथ रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कुछ पुराना केस याद हो तो हम एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किए थे कि H2O का हाइड्रोजन इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है, सॉरी इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता कि उस पर डायरेक्टली रिएक्शन हो जाए। याद आया कुछ? हाँ आ गया। ठीक है, और कोई पॉइंट? अच्छा सवाल है, वैसे थोड़ा नया टाइप का सवाल है। और कुछ पॉइंट है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो ये जैसे हम लोग का एक ये केस हुआ और जहाँ पे हम सर लोग, हाँ बोलो। पिछले केस में जो आप बताए थे कि मेजर प्रोडक्ट बनता है जो जो भी, तो जब X2 है तो उसमें क्या ही फर्क पड़ा है, मेजर कौन सा माइनर कौन सा, मतलब नहीं, दोनों तरफ X2 में तो तो X X2 में X तो ना। ये तो हम लास्ट क्लास में बोल ही चुके थे कि अगर दोनों पे X2 है तो मेजर माइनर से फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट ये पॉइंट से फर्क पड़ेगा ना कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे जा रहा है। जैसे दोनों अगर हेलोजन है तो फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा भी चेंजेस करना शुरू किए, जैसे हम एक छोटा सा केस अभी डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये आगे आने वाला था, बट चलो ठीक है, यहीं पे हम डिस्कशन कर लेते हैं एक और रिएजेंट के फॉर्मेशन में, एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के बुकलेट में देखा होगा, अगर तुम लोग को याद हो तो, और नहीं तो P ब्लॉक में तुम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ICl हो गया, IBr हो गया, या फिर BrCl हो गया, FCl हो गया। इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोल सकते हैं। अब अगर मान लो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, CCl4 भी रहा, तो हम लोग अगर ये कंपाउंड लेके चले, इसका रिएक्शन हम लोग ICl के साथ कराया, फिर IBr के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब तो डिफरेंशिएशन आएगा कि हम लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा कि आयोडीन अंदर वाले पे और ब्रोमीन बाहर वाले पे ये प्रोडक्ट बनेगा, या फिर हम लोगों का आयोडीन बाहर वाले पे ब्रोमीन अंदर वाले पे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसीलिए वो मैकेनिज्म में ये पॉइंट मेंशन करना मस्ट होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा। बड़ा सिंपल सा केस है, सिंपली ये सोचना कि इस कंपाउंड में हम लोग का पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा। आयोडीन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने ऊपर डेल्टा माइनस लेगा, सामने वाले पे डेल्टा प्लस डालेगा, डेल्टा प्लस गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा,
जहां पे हम लोगों को ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब ये सेकंड नीचे वाले केस की बात कर सकते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में बस ये देखना। हाँ बोलो। सर इस केस में लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देख सकते? नहीं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट तो एक फैक्टर है, बट जब तक अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर नहीं जा रहा तब तक कैसे बात कर सकते हैं। ऑल्दो अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कंपेयर करके देखें तो जहां तक हमको लगता है कि सेम ही सिचुएशन आना चाहिए, जहां तक हमको लगता है, बट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल के जैसा प्ले कर रहा है। बट देख लेते हैं, अगर लिविंग ग्रुप की हिसाब से बात करें हम लोग तो उस केस में हम लोगों का I माइनस बनेगा और Br माइनस बनेगा। लिविंग ग्रुप में तो I माइनस नहीं, लिविंग ग्रुप के हिसाब से नहीं देखेंगे यहाँ पे, उसमें उल्टा केस आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है ना कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों का रिएक्शन कौन से कार्बन पे हो पा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहां पे रिएक्शन होना चाहेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है एक अलग केस है, तो प्रोडक्ट बन रहा है अलग सिचुएशन है क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर हम लोग का रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ तो हम लोग रिएक्शन कैसे आगे कंडक्ट करा सकते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के हिसाब से बात करेंगे यहाँ पे। तो नीचे वाला प्रोडक्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आएगा, इसीलिए ये पॉइंट मैटर करेगा कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना मस्ट है, बट कौन से कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जा रहा ये हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि हेलोजन के केस को छोड़ दे तो बाकी सारे केसेस में चीजें चेंज होंगी। जैसे मान लो इसका अगला रिएक्शन हम लोग मेंशन करेगा, इसी का सिमिलर केस, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर केस है चौथे नंबर में, एडिशन ऑफ HOX हाइपोहेलस एसिड। ये ऑल्दो एनसीईआरटी में शायद दे नहीं रखा है जहां तक हमको ध्यान है, बट ये हर एक एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इस केस को याद रखना ही रखना है। इस केस में हम लोगों का जो X वाला पार्ट है वही इलेक्ट्रोफाइल अभी भी, मतलब X वाला ही पार्ट इलेक्ट्रोफाइल रहता है, X एंड OH। तो इस केस में इसको X प्लस एंड OH माइनस के फॉर्मेट में ब्रेक कर दो। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हम लोग को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है, और बाकी हेलोजन वाला पार्ट बाहर वाले पे चला जाएगा। मतलब यहाँ से भी हम लोगों को हेलोहाइड्रिन का ही फॉर्मेशन मिल रहा है। तो पूरे कंपाउंड में मैकेनिज्म याद रखना भी जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म को भूल सकते हैं, बस ये आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट मैटर करेगा कि हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। एक जब तुम लोग नोट्स कॉपी देखेगा तो नोट्स में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन कराया हुआ है, उस क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं कराया हुआ है, एक क्वेश्चन है, मतलब एक सवाल है, उसी में सारे रिएजेंट्स है। हम तुम लोग को दिखा देते हैं ताकि तुम लोग के लिए वो रेफरेंस आसान हो, क्योंकि ये ऐसा केस है जहाँ पे मैकेनिज्म से ज्यादा तुम लोग को रिएजेंट्स याद होने मस्ट है। अगर अपने को रिएजेंट्स याद नहीं रहेगा तो हम लोग प्रोडक्ट भूल जाएंगे। मैकेनिज्म तो बहुत ही छोटा सा है, मैकेनिज्म में बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 मिनट आ रहा है हम लोग नोट्स कॉपी पे, पार्ट 1 में ही है ना ये रिएक्शन मैकेनिज्म, पार्ट 1 में पार्ट 2 में ये पार्ट 1 में जहां तक हमको ध्यान है। 1 में कौन से पेज में, कुछ आइडिया कोई बताओ? कोई 93 अराउंड। 93 अराउंड देख के तो शायद यही लग रहा है। अच्छा 1 मिनट, 93 मतलब उससे आगे चलते थे पॉइंट पे चलेगा। ये सब सवाल जैसे तुम लोग कॉपी में कराया हुआ है, जो तुम लोग का ये है ना, अभी हम होमवर्क में नहीं दिए, ये सब क्वेश्चन होमवर्क में मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुम लोगों का एक क्वेश्चन कराया होगा जिसमें सारे केसेस उसमें डाले हुए होंगे, सारे ही केसेस जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा करते हैं मोस्ट ऑफ दी। हाँ ये क्वेश्चन है, ऑल्दो पेज थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही चीज, तो पेज को टर्न तो कर सकते हैं ना जी। हाँ ठीक। ये क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। एक कंपाउंड है HCl का एडिशन, फिर BBr का एडिशन, H3O+ का एडिशन, C2H5OH का एडिशन, Br2 का एडिशन, उसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे? अच्छा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, C2H5SH। सारे के सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स पॉसिबल है, जैसे HOCl अभी जस्ट बताया हम कि HOX, तो HOCl आ गया वहां से, NOCl अभी हम लोग बताएंगे टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं, ICl IBr मैंने बताया वो दे रखा है, BrCl मैंने बताया, या IBr वाला पार्ट ये बताया। उसके अलावा सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड है वैसे ही इन दोनों को जो नीचे ICN और IN3 दिया, इसको हम लोग सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस एक ही क्वेश्चन में डाले हुए हैं, बस प्रोडक्ट सिमिलर है या डिसिमिलर है वो हम लोग को उस रिएजेंट से मालूम पड़ जाएगा। तो अगर तुमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के केसेस ध्यान रखना है, सीधा इस क्वेश्चन को उठा के देख लो, इस क्वेश्चन से सब कुछ तुम लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चीजें रिमाइंड
होती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। एक तो हम लोग का ये HOX का केस आया, हम लोग जो HOX वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, इसमें हेलोजन में यहाँ पे क्लोरीन हो जाए या फिर यहाँ पे ब्रोमीन हो जाए, यहाँ पे आयोडीन हो जाए, प्रोडक्ट हम लोग को हेलोहाइड्रिन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग के दो केसेस हैं जो अपने को ध्यान रखना है। एक केस हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि हम लोग का एडिशन ऑफ सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड, एक तो इंटर हेलोजन कंपाउंड हम बता चुके हैं, बट अब एक आएगा सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड। दो केसेस हैं जो अपने को याद रखने होते हैं। एक तो हम लोगों का ICN, CN वाला पार्ट हम लोग के हेलोजन के जैसा बिहेव करता है, और दूसरा IN3। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स को हम लोग सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हेलोजन नहीं है बट उसके जैसे कंपाउंड्स है। ICN वाला पार्ट सिंपली I+ और CN- में ब्रेक होगा। IN3 वाला पार्ट सिंपली I+ और N3- में ब्रेक होगा। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मान लो हम लोग ये कंपाउंड दे रखा, इसमें अगर हम लोग ICN का एडिशन कराते हैं, तो बस तुमको ध्यान रखना है कि प्लस किस पे जाएगा और माइनस किस पे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर I+ है तो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब बाहर वाले पे आयोडीन जाएगा, और अंदर वाले पे हम लोग CN को डाल सकते हैं। तो आराम से हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ऐसा नहीं कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा सबका कॉमन नेम ही आएगा, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, बट ये हम लोग का प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसी कंपाउंड में IN3 लेके चले, सेम चीज N3- बनेगा, बाहर वाले पे आयोडीन जाएगा, अंदर वाले पे N3 का फॉर्मेशन होगा। कोई ये मत बोल देना कि सर ये तो एंटी एडिशन है ना, तो दोनों एक ही साइड डाल दिए। ये हम लोग लास्ट क्लास में बोल चुके हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है, सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक तरफ ग्रुप डालो अपोजिट डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होगा, रिंग का स्ट्रक्चर होगा, तब उसमें अपोजिट दिखाना है, बट अदरवाइज सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग उसको नॉर्मली शो कर सकते हैं। एंड इन सब केसेस के बाद एक यूनिक केस है जो अपने को ध्यान रखना है। 5वां नंबर शायद, ये 6ठा नंबर है, चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये नाम याद रखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ टिल्डेंस रिएजेंट। ये नाम के थ्रू सवाल पूछा गया है, एडवांस में एक बार सवाल पूछा गया है, नीट में ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। टिल्डेंस रिएजेंट क्या है, व्हाट इज टिल्डेंस रिएजेंट, सीधा यही सवाल पूछा जाता है। ऑल्दो ये नाम याद रखना है, रिएजेंट भी याद रखना पड़ेगा, NOCl। अब NOCl वाले पार्ट में हम लोग का थोड़ा यूनिकनेस आता है। इस कंपाउंड को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इस केस में हम लोगों का इस बार NO+ बनता है और Cl- बनता है। थोड़ा यूनिकनेस है, इस बार NO+ बन रहा है, हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ रहा, इस बार हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। और उसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, शायद जहां तक हमको ध्यान है ये चौथी बार रिपीट कर रहा है। जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है, शायद चौथी बार रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली उस NOCl वाले पार्ट में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अगर इसको इस तरीके से याद रखना, ऑल्दो हम सजेशन नहीं देंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद मत रखो, सिंपल सिचुएशन में इसको याद रखने की कोशिश करो। हम लोग का NO+ बनेगा और Cl-, बट अगर हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो अल्कीन रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर डाल सकते हैं। तो इससे हम लोग के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन आना चाहिए कि कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग का नाइट्रोजन अटैच हो गया, इसके ऊपर O- प्रेजेंट है और यहाँ वाले पार्ट पे क्लोरीन अटैच्ड है, एक केस। या फिर दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है कि बाहर वाले पे हम लोग का नाइट्रोजन चला जाए और इस पे हम लोग का O- बन जाए और इस पे क्लोरीन। अब तुम लोगों को एक पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं, एक और पॉइंट हम लोग बता चुके थे। अगर एक एटम पे एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया। सिमिलरली दूसरे वाले केस में O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटा सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो क्लोरीन तो हट गया, अब जब क्लोरीन हटा तो Cl- के फॉर्मेट में हटा, तो अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें अच्छा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन बाकी है, पहले वाले केस में पॉजिटिव चार्ज या दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज, ये दो सिचुएशंस हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग अगला पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये दो स्ट्रक्चर्स बन के आने चाहिए कि हम लोग के अंदर वाले पे नाइट्रोजन है जिसपे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर हम लोग के बाहर वाले पार्ट पे नाइट्रोजन है जिसपे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज, ये दो सिचुएशंस में है। ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। जैसे हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, वैसे ये भी हेलोजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। तो बेसिकली यहाँ से दोनों केसेस में हम लोग को सेम ही चीज मिल रहा है, हम लोग का कार्बन कार्बन कार्बन
और नाइट्रोजन वाला पार्ट दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो ये जो कंपाउंड बना ये फिर से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन केस में चला गया। तो इस बार मैकेनिज्म के थ्रू जाना बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। ये एक्सप्लेन करना ठीक चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैकेनिज्म ज्यादा लंबा प्रोसेस है कि हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं। सिंपली याद रखो, टिल्डेंस रिएजेंट, ये नाम याद रखना है। क्या इसमें पॉइंट है? तो NOCl है, NOCl में Cl माइनस बनेगा और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मतलब जैसे ही हम लोग अल्कीन पे एडिशन कराएंगे तो अल्कीन पे एडिशन कराते वक्त कुछ नहीं सोचना है हम लोगों को, सीधा कंपाउंड वाले पार्ट को जब हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं तो कंपाउंड को ब्रेक करते वक्त हम लोग हेलोजन में माइनस चार्ज डालेंगे, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज। जो प्लस वाला एटम है वो हम लोगों के कार्बन पे ऐड होगा, तो अपने प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट बना। अब क्या होगा? तो Cl माइनस हेलोजन है, Cl माइनस वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर है, तो अंदर वाले कार्बन पे जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करके हटाओ। मतलब प्रोडक्ट में 3 कार्बन, इसमें बाहर वाले पे N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चला गया और अंदर वाले पे हेलोजन का फॉर्मेशन हुआ। सीधा प्रोडक्ट में जा सकते हैं हम लोग, इतना घुमा फिरा के जाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव पार्ट या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट पे सीधा जा सकते हैं। तो जो भी आज के रिएक्शंस मैंने बताए कुछ नहीं है उसमें, सारी चीजें एंटी एडिशन रिएक्शन है। बस तुमको ये जज करना है या तुमको ये याद रखना है, जज भी नहीं कर सकते, याद रखो सीधा कि प्लस चार्ज कहाँ पे जा रहा है, माइनस चार्ज कहाँ पे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल किधर से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल किधर से आ रहा है। अगर ये पॉइंट्स याद है सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा याद रखना, सवाल को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा सवाल फ्रेम करने के लिए हम लोग उस पॉइंट का डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत बेसिक केसेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, बिल्कुल यूनिक केस है। बट वही है, जैसे हम पॉइंट पहले बोले कि हम लोग अभी नए नए चीजें सीख रहे हैं, तो जब नए नए चीजें सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से सीखने का है। अगर यहाँ तक के पार्ट में आज के पॉइंट्स में कहीं कहीं कोई डाउट आया है तो पूछ सकते हैं। और कुछ नया चीज है, थोड़ा मुश्किल होगा इसको ग्रैस्प करना, बट ठीक है, दोबारा भी लेक्चर सुन सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली इस चीज को लेकर कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो आराम से पूछते चले जाओ, किसी भी रिएक्शन में कोई डाउट है तो। सर इसको स्यूडो हैलोजन वाला केस क्यों बोलते हैं? जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड तो ICl हो गया, बट CN जो है वो भी उसी के जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे HCl है वैसे HCN है, ठीक है, सेम बिहेवियर है, सिमिलर बिहेवियर, एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं है। तो जो हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट है उसी के जैसा CN वाला पार्ट बिहेव करता है, तो हेलोजन तो नहीं है, बट इंटर हेलोजन कंपाउंड के जैसा अपने को बिहेवियर दिखाई दे रहा, तो उसको हम लोग सूडो बोल देते हैं। जैसे ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनर्ट गैस नहीं है बट इनर्ट गैस के जैसा कुछ कुछ सिमिलरिटी दिख रहा, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया, तो इसीलिए हम लोग सूडो इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। और कोई डाउट? चलो, तो एक क्वेश्चन ऑल हम एक्सप्लेन करने के मूड में थे, बट क्योंकि हम शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिए, जो तुम लोगों का डाउट आया था कि हम लोग सर 3 डायमेंशन में जो फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें क्या कर सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाते वक्त कुछ मत करना, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस किया है, बस उसी स्टीरियो केमिस्ट्री को सीधा फिशर प्रोजेक्शन में सोच लेना। 4 ऑप्शंस होंगे, उसके हिसाब से काम कर लेना। तुम्हारे हिसाब से जो भी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं वैसा ही सोचना। तुम्हारे नोट्स कॉपी में 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो इसी फॉर्मेट पे होंगे, और इसमें क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस करके देखना। अभी रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा और। ये कंपाउंड वाला पार्ट, जैसे सामने ही जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस कंपाउंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना कि इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन डाल सकते हैं, फिर ये आंसर किस तरीके से आया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ तक है, सारा का सारा शुरू से लेकर के जो भी पॉसिबल है, वैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, यहाँ तक तो हो ही चुका। एडिशन ऑफ हेलोजन और इसके बाद के जितने ये पॉइंट्स है उनको एक बार रीड आउट करो, क्योंकि ये पॉइंट्स तुम लोगों को याद रखना जरूरी होगा। बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म, ऐसा कहीं नहीं आने वाला। जो पहला वाला पार्ट है, जो हम लोग एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ वाटर, ये सब जो कर रहे थे, ये रिपीट होंगे, इस तरह के पैटर्न्स रिपीट होंगे। बट ये जो एडिशन ऑफ X2 वाला पार्ट है, एडिशन ऑफ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एडिशन ऑफ HOX, ये पॉइंट्स कहीं रिपीट नहीं होने वाले, ये यहीं पे है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है, ये सब चीजें हम लोग के लिए बहुत मैटर होंगी, बहुत मैटर करेंगे, कि इसको याद रखना जरूरी है। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे। बहुत रिलेवेंटली एकदम पॉइंट वाइज याद रखना होगा इन सब चीजों को,
कहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियोफाइल जाता है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है। बाकी तुम लोगों के लिए क्वेश्चन एक ही जगह पे डाल दिया है मैंने, तो उससे काम आसान हो जाएगा। रिएजेंट्स याद रखना, रिलेटिवली रिवीजन के टाइम पे काफी आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो बहुत नॉर्मल सा केस है, इसको मत सॉल्व करना अभी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड अल्काइन के रिएक्शंस, इस चीज को अभी करने की जरूरत नहीं है, इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज डिस्कशन में ज्यादा टाइम लग गया तो इसलिए थोड़ा ये चीज आराम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अल्काइन के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, एक खराश इफेक्ट वाला पार्ट बाकी है, और पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से थोड़ा कुछ दिनों का ब्रेक लेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लोग रिपीट करेंगे। हम तुम लोग को एमएस चौहान के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने देंगे, जो तुम लोग को ट्राई करके देखना है। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं, बट कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो तुम लोग को एमएस चौहान में ट्राई करना है। जब यहाँ से कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग, ये बिल्कुल बेसिक्स है, इन सब के रिएक्शन मैकेनिज्म से, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन से जब हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आएंगे SN1 SN2 में। बहुत ज्यादा कुछ हम नया नहीं मिलेगा SN1 SN2 में, तो आराम से पहले अभी तक जो टॉपिक चला इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ अच्छे मैकेनिज्म लिखने लायक क्वेश्चंस, उन सब चीजों को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपने अगले फेज में मूव करेंगे, जहां पे हम लोग का कुछ सिमिलर पैटर्न में कुछ फास्ट चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बाकी चीजों की हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज होमवर्क का थोड़ा ध्यान रखना। कुछ भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। कितना टाइम हो गया वैसे? हाँ ठीक है, 1:20 हो गया, मतलब 10:20 हो गया। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। थैंक Thank यू you. सर। फिर